गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर क्लास 10th का हिस्ट्री का 4th चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ग्लोबलाइजेशन एक इकोनॉमिक सिस्टम है और ये 50 साल लगे इसको इमर्ज करके आने में। तो अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड हमें हिस्ट्री ऑफ ट्रेड, माइग्रेशन ऑफ पीपल और लोग जो काम के लिए यहाँ वहाँ जाते थे इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और जो कैपिटल्स का मूवमेंट हुआ, काफ़ी गांव से लोग छोड़ छोड़ के शहरों में आए और वहाँ बस गए। तो पहले बात हम करते हैं प्री मॉडर्न वर्ल्ड की। तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड में बेटा ह्यूमन सोसाइटी वो आपस में इंटरलिंक्ड थी। ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट, पिलग्रिम्स, ये सारे लोग जो थे ट्रैवल करते थे दूर दूर डिस्टेंस और अपने साथ माल, पैसा, आइडिया, स्किल्स, इन्वेंशन और जर्म्स और डिसीज़ भी ले जाते थे। इंडूज वैली सिविलाइजेशन जो है वो वेस्ट एशिया से रिलेटेड है, जबकि कौड़ी जो है पैसे का सबसे पहले जो था कौड़ीज एक तरह का करेंसी का फॉर्म था। ये मालदीव से शुरू हुआ। कौड़ी जो है शंख और शिपी जैसा होता है, बीच में से थोड़ा थोड़ा टूटा हुआ होता है, उसको कौड़ी कहा जाता है। तो अब बात करते हैं सिल्क रूट, जो कि चाइना अभी भी कोशिश कर रहा है, जिस पे सभी देशों ने जो है, श्रीलंका ने, पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने, सब ने साइन कर दिया, लेकिन इंडिया ने अभी तक इस रूट के लिए साइन नहीं किया है। नहीं तो चाइना को मोनोपोली मिल जाएगा सब जगह। तो सिल्क रूट जो है ये रिगार्ड किया जाता है सबसे मोस्ट पॉपुलर रूट लिंक था जो अलग अलग वर्ल्ड को जोड़ता था एक समय में। तो रूट जो थे वो एग्जिस्ट करते थे क्रिश्चियन एरा से पहले और 15th सेंचुरी तक। बुद्धिस्ट प्रीचर्स, क्रिश्चियन मिशनरीज और बाद में मुस्लिम, ये सभी ट्रैवल करके आए, इसी रूट्स के थ्रू आए थे। रूट्स जो है वो वाकई ही ग्रेट सोर्स ऑफ ट्रेड, व्यापार करने का एक माध्यम बन गया था, और कल्चरल लिंक्स यानी आपस में जो था एक दूसरे का कल्चर शेयर करने का भी एक तरीका बन गया था। कॉन्क्वेस्ट, डिसीज़ और ट्रेड। 16th सेंचुरी में जब यूरोपियन सेलर सी रूट के द्वारा एशिया और अमेरिका में आए तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो जाना जाता था ट्रेड, गुड्स और पीपल, कस्टम्स और नॉलेज के लिए, तो क्रूशियल पॉइंट जो था ट्रेड नेटवर्क के लिए। जब डिस्कवरी हुआ अमेरिका का तो वास्ट लैंड और अबेंडेंट क्रॉप और मिनरल्स ट्रांसफॉर्म होने शुरू हो गए, ट्रेड और ज़िंदगियाँ यहाँ से वहाँ होनी शुरू हो गई। बहुत सारे कीमती मेटल्स, प्रीशियस मेटल्स, सिल्वर माइंस में से जो कि पेरू और मैक्सिको में था, वो उसने यूरोप की वेल्थ में इजाफा कर दिया और फाइनेंस किया ट्रेड को एशिया के साथ। उसके बाद पुर्तगीज़ और स्पेनिश ने कॉन्केस्ट किया और कॉलोनी जो थी अमेरिका की वो अंडरवे थी। तो मोस्ट पावरफुल वेपन जो था स्पेनिश कॉन्करर का वो था कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन, लेकिन जर्म्स जो था स्मॉल पॉक्स का भी वो अपने साथ ले आए थे स्पेनिश लोग। अमेरिका ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स जो था उनके बॉडी में कोई भी इम्यूनिटी नहीं था इनको लेके, जिनकी वजह से काफ़ी लोग मरे थे। एक वर्ल्ड इकनॉमी जो है अलग शेप कैसे लेती है, तो इसमें जो है कॉर्न लॉ ख़त्म कर दिया गया था। अंडर प्रेशर जो लैंड ओनर्स ग्रुप थे गवर्नमेंट के, उन्होंने फूड और ग्रेन के इंपोर्ट पे रोक लगा दी, और जब कॉर्न लॉज को स्क्रैप किया गया तो फूड जो है उसको फिर ब्रिटेन में भी इंपोर्ट किया जा सकता था। उससे पहले ब्रिटेन में बाहर से कोई भी सामान का इंपोर्ट बंद कर दिया गया था। और उसके बाद ब्रिटिश फार्मर जो थे वो दूसरे इंपोर्ट्स के साथ कंपीट भी नहीं कर पाते थे। वास्ट एरिया जो ज़मीन का था उसको अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया गया। जैसे जैसे जो था फूड के प्राइसेस दाम गिरे तो कंजम्पशन ब्रिटेन में काफ़ी बढ़ना शुरू हो गया। फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो हुआ ब्रिटेन में, जिसके वजह से उनकी इनकम्स बढ़ी और तो ज़्यादा फूड इंपोर्ट्स भी बढ़ गया। अब रोल ऑफ टेक्नोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। टेक्नोलॉजी में ग्रेट इम्पैक्ट होता है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसने 19th सेंचुरी की पूरी रूपरेखा ही चेंज कर दी, क्योंकि इसमें रेलवे, स्टीम शिप, टेलीग्राफ, काफ़ी इन सब चीज़ों में चेंजेस आए। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस जो था उसकी वजह से सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स भी रहा है। रेफ्रिजरेटेड शिप्स जो है उसने हेल्प किया ताकि पेरिशेबल जो फूड है, सड़ने वाले फूड को भी दूर दूर डिस्टेंस तक कैरी करके ले जाया जा सके। ग्रेटर फैसिलिटी दी गई शिपमेंट में फ्रोज़न मीट के लिए अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़ में पहुंचाया गया। 19th सेंचुरी यानी 1815 से 1914 तक, 1914 तक इसलिए क्योंकि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था।
तो 19th सेंचुरी में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स जो थे वो इस तरह से ट्रांसफॉर्म किया उसने सोसाइटी को कि उसने एक्सटर्नल रिलेशन को एक रीशेप दिया। उसके बाद इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन इंडिया से बहुत हुआ। आखिर ये मतलब क्या होता है इंडेंचर्ड लेबर? तो इंडेंचर्ड लेबर का मतलब है बॉन्डेड लेबर, जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है एम्प्लॉयर के साथ एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। ये आज भी होता है, कई मल्टीनेशनल कंपनीज एम्प्लॉयज़ के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कि 5 साल आपको अपनी सर्विस हमारी कंपनी को देना ही देना होगा। अगर आपने उससे पहले छोड़ने की कोशिश की तो आपको एक हैवी अमाउंट या हेफ्टी अमाउंट फाइन का देना पड़ेगा। इसकी वजह से हायर इनकम जो है कुछ और एक के लिए तो हायर इनकम का सोर्स बन गया और दूसरे के लिए गरीबी का सबक बन गया ये। फिर माइग्रेशन ऑफ इंडियन इंडेंचर्ड वर्कर्स, क्या कारण थे? ज़्यादातर जो आज के रीजन्स में है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार और सेंट्रल इंडिया और तमिलनाडु, यहाँ से लोग आते थे मजदूरी करने। ये रीजन इंडिया का एक्सपीरियंस किया, बहुत सारा यहाँ पे सोशल चेंजेस हुआ, जैसे कॉटेज इंडस्ट्री कम हो गई थी, लैंड रेंट जो था वो काफ़ी बढ़ गया था, लैंड जो थे वो माइंस और प्लांटेशन के लिए सफाई की गई। 19th सेंचुरी में इंडेंचर्ड डिस्क्राइब किया एज ए न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी। उसके बाद एक रिचियस कार्निवल जो था त्रिनिदाद, जहाँ पे वर्कर्स जो थे सभी रेसेस के और रिलीजन्स के उन्होंने सेलिब्रेट किया। तो एक इंटर वॉर इकोनॉमिक से आप क्या समझते हैं? पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो मेनली लड़ा गया था यूरोप में, तो इस टाइम में वर्ल्ड ने एक्सपीरियंस किया इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और दूसरा मिजरेबल वॉर। तो पहला वर्ल्ड वॉर जो लड़ा गया था पावर ब्लॉक, तो इसमें जो था एक जो थे एलीज, मतलब एक तरफ जो था जो कि मैंने बताया 1914 में जब वर्ल्ड वॉर लड़ा गया तो एक पार्टी में थे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, और बाद में उन्हें यूएस ने ज्वाइन कर लिया था। और उसके अपोजिट जिनसे वो लड़ाई लड़ रहे थे वो थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमैन और टर्की। ये लगभग 4 साल तक ये लड़ाई युद्ध चला। उसके बाद कुछ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ। फर्स्ट टाइम मॉडर्न वेपन्स जैसे मशीन गन, टैंक, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन एटसेट्रा यूज़ हुआ मैसिव स्केल। उसके बाद मिलियन ऑफ सोल्जर्स जो थे वो रिक्रूट हुए पूरे दुनिया भर में से, और ज़्यादातर उनमें जो थे वो वर्किंग एज के थे। ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस, ये डील करने के लिए एक्सटर्नल सरप्लस, और उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस हुआ 1944 में ब्रिटन वुड्स में, न्यू हैम्पशायर में, जो कि यूएसए में है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को सेट किया गया फाइनेंशियल की, मतलब वॉर के बाद जो नुकसान होता है उसकी भरपाई करने के लिए वर्ल्ड बैंक का बनाया गया। और पास्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, इसको बोला जाता है ब्रिटन वुड्स सिस्टम। तो इसमें ये सिस्टम जो था बेस था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स। इसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, जिसको कहा जाता था ब्रिटन वुड्स ट्विंस, यूएस के पास इफेक्टिव राइट था वीटो, ताकि की आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक में, क्योंकि वर्ल्ड बैंक में चलता ही था यूएस डॉलर, आज भी चल रहा है। तो ग्रेट डिप्रेशन का टाइम आया, तो कौन कौन से वो फैक्टर थे जो कि ग्रेट डिप्रेशन का कारण बने यूएसए में? तो एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो गया, वो एक प्रॉब्लम था, क्योंकि जब चीज़ों का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो उस कई जो है कमोडिटीज़ उनका प्राइस कम हो जाएगा। उसके बाद बहुत सारे कंट्री जो थे फाइनेंशियली अपना इन्वेस्टमेंट लोन के द्वारा करते थे, और लोन उनको यूएसए देता था। और अगर लोन देगा यूएसए तो फ्री में तो देगा नहीं, तो भर भर के उससे इंटरेस्ट लेगा, और उस इंटरेस्ट की वजह से यूएसए और अमीर होते चले गया और बाकी कंट्रीज़ और गरीब होते चली गई। अमेरिकन कैपिटलिस्ट जो थे, इन्होंने और जितने भी थे लोन्स वो लेना बंद कर दिया यूरोपियन कंट्री से। यूरोप में इसके वजह से फेलियर हुआ कुछ मेजर बैंक्स, और कोलैप्स हो गया करेंसीज, जैसे कि स्टर्लिंग जो था वो करेंसी वो ख़त्म ही हो गया, अब ये ख़त्म हो गया था। उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो था यूएसए का, जिसने हिट किया वर्ल्ड को, ट्रेड को बहुत बैडली। अब न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर शुरू हुआ, इसका नाम रखा गया NIEO, यानी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ जो थे उनको बेनिफिट नहीं मिला फास्ट ग्रोथ ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमिक्स इन 1950 और 1960 में। ये इन्होंने अपने आप को एक ग्रुप की तरह ऑर्गेनाइज किया, और ये ग्रुप जो था 77 या G77 बन गया। इस साइड
उसके बाद एक सिस्टम, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, इन्होंने जो एक ग्रुप बनाया था, इस ग्रुप का नाम दिया 77 या G77, जो कि डिमांड जो है एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर पास हुआ। और एक ये सिस्टम था जिसमें रियल कंट्रोल जो है नेचुरल रिसोर्सेज का डेवलपमेंट असिस्टेंस के लिए उनको मिल गया। इसमें फेयर प्राइस था रॉ मटेरियल के लिए और बेटर एक्सेस मिला मैन्युफैक्चर गुड को डेवलप कंट्री मार्केट में बेचने के लिए। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी चाइना ने अपनी शुरू की। इसमें जो था, चाइना में वेजेस, सैलरी बहुत कम थी इनमें लोगों की, तो लो कॉस्ट स्ट्रक्चर जो था चाइनीज़ इकोनॉमिक, इसके वजह से प्रोडक्ट्स जो थे वो काफ़ी सस्ते हो गए थे। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी चाइना की बैक इनटू द फोल्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक में वापस आई। फिर एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनीज, इसके रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिया जाता है बोर्ड में। तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो था वो लार्ज कंपनीज था जो ऑपरेट करते थे अलग अलग कंट्रीज़ में एक ही टाइम पे। द वर्ल्ड वाइड स्प्रेड, जो ये मल्टीनेशनल कंपनीज नोटेबली फीचर था 1950s और 1960 में, यूएस बिजनेस पूरे दुनिया भर में फैल गया। पूरे दुनिया में फैलने के कारण हाई इंपोर्ट टैरिफ इम्पोज किए गए डिफरेंट गवर्नमेंट फोर्स एमएनसीज द्वारा, और ताकि इन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग यूनिट स्थापित किए। इससे हमें ये पता लगता है कि लास्ट 2 डिकेड्स में इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड चेंज हो गई थी। बहुत सारे कंट्री की इकोनॉमिक पूरी कंडीशंस चेंज हुई, जैसे चाइना की, इंडिया की, ब्राज़ील की, और इन्होंने अचीव किया रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। आई होप सो ये चैप्टर समझ में आ गया होगा आपको। थैंक यू वेरी मच।